हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र यानी ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे 8th नंबर की। 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको टेस्ट सीरीज करवा दी है और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 8th नंबर की यानी कि 8 नंबर की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। हम किस तरीके से यानी कि जो 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो किस तरीके से हम आसानी से 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो और जब एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम आसानी से उस आंसर को टिक भी कर पाते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है पर्यावरण अध्ययन जिसे ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती है। शिक्षिका है, अध्यापिका है, वो वायु प्रकरण का क्लास में टॉपिक पढ़ाना है, चैप्टर पढ़ाना है, तो उसको पढ़ाते समय विद्यार्थियों को क्या दिखाया जाए जिससे कि जो विद्यार्थी क्लास में अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए। वायु से रिलेटेड जो प्रकरण शिक्षिका के द्वारा पढ़ाया जा रहा है कि वायु का टॉपिक पढ़ाना है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि वायु में भार होता है, वे हर जगह घेरती है, कि वायु में भार होता है जिस कारण की वे जगह को घेरती है और उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधि सुझाते हैं। तो जो शिक्षिका है ईवीएस की, उसने अपने दोस्तों से मदद ली थी यानी कि अन्य अध्यापक से मदद ली थी कि किस तरीके का जो वायु प्रकरण का चैप्टर है बच्चों के आगे अच्छे तरीके से समझा पाए ताकि बच्चे उस चीज को देख के चीजों को सही तरीके से समझ पाए। वायु के बारे में वो बच्चों को दिखा के समझा के बताना चाहती थी एक्टिविटी के द्वारा, जिसे गतिविधि कहते हैं। तो जो 4 गतिविधियां बताई गई थी अन्य अध्यापिकाओं के द्वारा, ऑप्शन ए में काय खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। दूसरी एक्टिविटी बताई गई थी ऑप्शन नंबर बी की स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना और ऑप्शन नंबर सी में काय गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन नंबर डी में बताया गया था कि 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा सम्य अवस्था में ले आए तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। अन्य अध्यापिकाओं के द्वारा 4 एक्टिविटी को बताया गया था। तो इसमें से कहा कि जो उपयुक्त गतिविधि में से जो कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी वायु प्रकरण को पढ़ाते समय और चीजों को दिखाए भी जा सके। वायु का चैप्टर पढ़ाना है तो एक्टिविटी भी सही रहेगी, पढ़ाने के साथ साथ एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है। तो सबसे अच्छी जो एक्टिविटी रहेगी जिससे छात्र बेहतर तरीके से समझ, वो रहेगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। ये जो एक्टिविटी ए नंबर की और डी में जो बोला है 4th नंबर की 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा सम्य अवस्था में ले आए तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो दोनों एक्टिविटी के माध्यम से क्या होगा कि ये एक्टिविटी क्लास में करवाई जा सकती है बच्चों के आगे, कि शिक्षिका क्या करेगी वायु प्रकरण का चैप्टर पढ़ाना है, चैप्टर पढ़ाते समय एक्टिविटी को बच्चों के आगे करवा सकती है जिससे कि बच्चे क्या होंगे वायु प्रकरण के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब वो एक्टिविटी को करेंगे और चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो जब बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से चीजों को करते हैं तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और जो उनका जो ज्ञान होते हैं, नॉलेज होते हैं, वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक भी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश यानी खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में जो अभ्यास और गतिविधियों को जो स्थान दिया गया जाता है ना, वो उपलब्ध क्यों करना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है प्रकरणों में अंत्य निर्मित के लिए, या ऑप्शन बी रहेगा पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, या ऑप्शन सी रहेगा इकाई के अंत में दिया जाना चाहिए यानी कि यूनिट खत्म होने के बाद उसके बाद दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा कि पाठ के अंत में यानी कि पाठ पूरा पढ़ा दिया गया है, पाठ के बारे में बता दिया, उसके बाद एक्टिविटी को शामिल करना चाहिए जिसे गतिविधि भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों रहेगा वो आपको बता दें, क्योंकि
इसमें कहा कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में और अब बच्चों को अभ्यास और गतिविधि उपलब्ध करवानी चाहिए, वो करवानी चाहिए प्रकरणों में अर्थ निर्मित। जब टॉपिक पढ़ाई जाए, चैप्टर पढ़ाया जाए, तो उसी के साथ साथ एक्टिविटी को दिया जाए या एक्टिविटी दिखा दी गई, जिससे कि बच्चे पढ़ते पढ़ते चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए और कोरिलेट कर पाए। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एक्टिविटी के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें पूछा गया है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी यानी कि साइंस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, और जो आयोजन किया गया था उसका जो मोटिव था विद्यालय में आयोजन करने का वो क्या था, वो किस उद्देश्य के साथ किया गया था। 4 कथन दिए गए, इसमें से जो सबसे अच्छा जो उद्देश्य है वो आपको बताने जो सबसे उपयुक्त रहेगा आयोजन करने का विज्ञान प्रदर्शनी का विद्यालय में। ऑप्शन ए में कहा विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करने के लिए इसलिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था विद्यालय में, या ऑप्शन बी रहेगा अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या ऑप्शन सी रहेगा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। यह भी गलत बोला गया है। जरूरी थोड़ी कि जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है विद्यालय में वो सिर्फ बच्चों को व्यवसाय के लिए ही शिक्षित करना है, तो ये गलत कहा गया है। ऑप्शन डी में कहा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा वो आपको बताती हूँ। क्योंकि यानी कि जो रोहन के विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन करने का जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो था कि जो शिक्षार्थी है ना, स्कूल के सारे छात्र, उन छात्रों में सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है ना उसे बाहर लाया जा सके। और जब बच्चों को विज्ञान से प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है तो इस तरीके से विद्यालय में बच्चे रुचि भी लेते हैं पढ़ने के प्रति और चीजों को बेहतर तरीके से समझ भी पाते हैं। आसपास उनके जो परिवेश में होती है, जो किताबों में दिखाई जाती है, जब बच्चे चीजों को देखेंगे करेंगे तो बच्चे चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य जैसे पारस्परिक अधिगम की विशेषता होती है? ऑप्शन ए में कहा सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, यानी कि इसमें कहा कि जो सीखने का जो उत्तरदायित्व होता है ना वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए जरूरी होता है। या ऑप्शन बी रहेगा भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसारित होता है। या ऑप्शन सी रहेगा शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करना। या ऑप्शन डी में कहा है शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। तो ऑप्शन सी में, डी में और बी में गलत बोला गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि इसमें कहा है कि जो पारस्परिक अधिगम की जो विशेषता है वो आपको बतानी थी। पारस्परिक अधिगम की जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। क्यों है? क्योंकि सीखने का जो उत्तरदायित्व है ना वो विद्यार्थियों यानी कि छात्रों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि आप टीचर और छात्रों को क्लास में आपस में कोरिलेट करना, एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छी बनाना बहुत जरूरी होता है। शिक्षक को छात्रों को समझना जरूरी होता है और छात्रों को शिक्षक को समझना जरूरी होता है। तभी जब शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध रहेगा तभी दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाएंगे क्लास में। इसी का जो शिक्षक जो है वो सही ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो भी अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे और सरल और सुगम भी बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। इसमें पूछा है कि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शामिल किया जाता है टीचिंग में, संसाधन रिसोर्सेज क्यों आवश्यक होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं जो शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, तो ये गलत बोला गया। संसाधन का प्रयोग कभी भी शिक्षक अपने मजे के लिए नहीं करता, एंजॉय के लिए नहीं करता। ऑप्शन बी में कहा प्रभावी हेतु। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते, क्या पता इससे अच्छा आंसर हो हमारा। ऑप्शन सी में कहा छात्रों के मनोरंजन हेतु, तो ये भी गलत कहा है सी में भी। और ऑप्शन डी में कहा ये सभी, तो ना ए है सी है, तो ये गलत बोला गया है डी में भी।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, ताकि जो शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, जो शिक्षण प्रदान कर रहा है बच्चे को, वो अच्छे और प्रभावी ढंग से प्रदान कर सके। इसलिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है शिक्षक के द्वारा, ताकि जब बच्चे चीज़ों को पढ़ेंगे और चीज़ों को एक्टिविटी गतिविधि के माध्यम से करेंगे तो छात्र इसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए जब भी छात्र को पढ़ाएं तो लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा पढ़ाना जरूरी होता है, यानी कि स्वयं छात्र को करके दिखाना भी जरूरी होता है, छात्रों से करवाना भी जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है? जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाना चाहिए वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है? समाज कल्याण संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा नागरिक विकास कार्यकलाप का आयोजन किया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप का आयोजन किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि इसमें कहेगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को आपको पाठ्य सहगामी कार्यकलाप के अंतर्गत रखना था। तो जो रखना था आपको वो प्रकार से रखना था कि आप जो शामिल करेंगे उसमें समाज कल्याण संबंधित कार्यक्रम को भी शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और साथ में जो नागरिक विकास कार्यकलाप को भी आप शामिल करेंगे और सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप को भी शामिल करेंगे। इसे तीनों ही जो कथन दिए गए हैं ये जरूरी होंगे हमारे लिए। उनको डिस्कस करते हैं। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य क्या होता है? इसमें कहेगी जो पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है ना विद्यालय में, वो क्यों किया जाता है विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा, तो उसको बताना है। उसका जो मोटिव है वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, या ऑप्शन बी रहेगा अवकाश के समय का सदुपयोग करना, या ऑप्शन सी रहेगा बालकों में नागरिकता की भावना का विकास करना, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है विद्यालय में, उसके कार्यकलापों का जो आयोजन करने का जो मोटिव होता है अध्यापकों का, विद्यालयों का, वो होता है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया जा सके, और साथ में जो बच्चों को छुट्टियां दी जाती है, अवकाश दिया जाता है, अवकाश का वो सही ढंग से उपयोग कर पाए, और साथ ही बालकों में जो नागरिकता की भावना का भी अच्छे ढंग से विकास हो पाए। इसलिए जरूरी होता है पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का आयोजन करना, ताकि विद्यालय में बच्चों तीनों चीजों को भी विकसित किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। खालिस्तान यानी देश वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। इसमें पूछे कि जो मतलब किस शिक्षण विधि के द्वारा जो शिक्षण कार्य आसपास घूमता है, यानी कि समस्या आसपास रहती है, यानी कि इर्द गिर्द गठित होती है, आयोजित की जाती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है आगमन विधि के द्वारा, ऑप्शन बी में क्या है समस्या विधि के द्वारा, ऑप्शन बी में क्या है समस्या विधि के द्वारा, ऑप्शन सी में क्या है निगमन विधि के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ना आगमन विधि, ना ही समस्या विधि और ना ही निगमन विधि। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि इसमें जो पूछा गया था कि वह शिक्षण विधि कौन सी जिसमें शिक्षण कार्य की जो समस्या होती है ना वो इर्द गिर्द आयोजित और गठित की जाती है, तो इसमें इन तीनों विधियों में से कोई सी भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता, यानी देश को शामिल नहीं करता है। इसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में जो रचनात्मक आकलन होता है ना वो किसको शामिल नहीं करता, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का शिक्षार्थियों स्तर पर पर्यावरण की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान के लिए, यानी कि जो गलतियां होती है शिक्षार्थियों के अधिगम में वो उसकी पहचान के लिए किया जाता है, या ऑप्शन सी में का है शिक्षण में कमियों की पहचान के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो ये बी, सी और डी में हमारे कथन बिल्कुल सही है। इसमें हमसे पूछा था कि किस चीज को हम रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं करेंगे, वो करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा था।
नहीं में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों स्तर पर पर्यावरण की ग्रेडिंग और रैंकिंग को कभी शामिल नहीं करेंगे। बाकी रचनात्मक आंकलन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। शिक्षार्थियों की जो अधिगम रिक्तियों की जो पहचान होती है उसको शामिल करना जरूरी होता है, और साथ में जो शिक्षण में कमियों की पहचान की जा सके और बच्चों को छात्रों की जो कमियां है उसे दूर किया जा सके और बच्चों को सही ढंग से सिखाया जा सके, और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है। आज की क्लास को यही समाप्त करती है। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।